नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आन कॉम्पिटिटिव क्लास के प्लेटफॉर्म पर। आइए आज हम लोग फिर से अपना पॉपुलर सीरीज 17th बीपीएससी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पार्ट 10 को लेकर आ रहे हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको बिहार स्पेशल, साइंस और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस परमाणु को उसके रचयिता ने पुरातन इतिहास कहा है? निम्नलिखित में से किस पुराण को उसके रचयिता ने पुरातन इतिहास कहा है? पहला ऑप्शन आपका मत्स्य एवं वायु पुराण, दूसरा है वायु एवं विष्णु पुराण, तीसरा विष्णु एवं भविष्य पुराण, चौथा है ब्रह्मांड एवं भागवत पुराण। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा। किस पुराण को उसके रचयिता ने क्या कहा है? पुरातन इतिहास कहा है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, किस पुराण को उसके रचयिता ने पुरातन इतिहास कहा है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा मत्स्य एवं वायु पुराण को उसके रचयिता ने क्या कहा है? तो आपका पुरातन इतिहास कहा है। हम जानते हैं पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपकी 18 है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब तक कुल कितने राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया गया है? आपको बताना है कि अब तक कुल कितने राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। पहला ऑप्शन है आपका 8, दूसरा है आपका 10, तीसरा आपका 9, चौथा है आपका 12। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 10। यहाँ 10 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसमें 10 राज्य कौन कौन है? तो नॉर्थ ईस्ट के आपके पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स और एक सिक्किम प्लस आपका हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड शामिल है। इस मिला के इधर 8 हो गया, इधर 2 हो गया। इस प्रकार का 10 राज्य आपका 10 राज्य को आपको विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। लेकिन यदि आपको पूछ दिया जाए कौन सा यूनियन टेरिटरी को भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो आपका आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। अगर टोटल पूछा जाए तो आपको कितने राज्य को या केंद्र शासित प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 11। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है आपका मध्य प्रदेश, चौथा है उड़ीसा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। लोकायुक्त की स्थापना करने वाला प्रथम राज्य या विधानसभा में पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो पहला ऑप्शन आपका महाराष्ट्र, दूसरा है आंध्र प्रदेश, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा उड़ीसा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य ने लोकायुक्त की स्थापना से संबंधित विधान पारित करने वाला पहला राज्य था। राज्यों के लिए लोकायुक्त और आपका केंद्र सरकार के लिए लोकपाल की व्यवस्था किया गया है अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद। ठीक है, 2013 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसके शासन काल में फारसी कवि उर्फी और नाजीरी मुगल दरबार में प्रवेश किए थे? किसके शासन काल में, किस राजा के शासन काल में फारसी कवि उर्फी और नाजीरी मुगल दरबार में प्रवेश किए थे? तो पहला ऑप्शन आपका शाहजहां, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है जहांगीर। तो आपको बताना है कि किस फारसी कवि के, किस शासक के शासनकाल में फारसी कवि उर्फी और नाजीरी मुगल दरबार में प्रवेश किए थे। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अकबर। अकबर के समय में फारसी कवि उर्फी और नाजीरी मुगल दरबार में प्रवेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 10 अगस्त 2024 को तिमोर
लेस्तेज के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो पहला ऑप्शन आपका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। पहला ऑप्शन क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। दूसरा है विदेश मंत्री जयशंकर को। तीसरा आपका गृह राज्य मंत्री अमित शाह को। चौथा आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या होगा कि 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्तेज के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ ऑर्डर से आपको राष्ट्रपति महोदया यानी कि द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था? बताना है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था? पहला ऑप्शन है आपका 77 केजी, दूसरा आपका 67 केजी, तीसरा आपको 57 केजी, चौथा आपका 50 केजी। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा आंसर? तो यहाँ आपका 57 केजी राइट आंसर हो जाएगा। अमन सहरावत ने 57 केजी भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? भारत और किस देश की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन आपका बांग्लादेश, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है इंडोनेशिया, चौथा है नेपाल। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा? तो श्रीलंका। श्रीलंका के साथ मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है। मित्र शक्ति क्या है? तो युद्धाभ्यास है जिसे कि 2024 में आयोजन किया जा रहा है। भारत और श्रीलंका की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2024 का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण की अवधि क्या है? तो आपको बताना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। तो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के दूसरे चरण की अवधि क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 2027-28, दूसरा है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 26-27, तीसरा है आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 2029-30 और चौथा आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 टू 28-29। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन आपका प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की दूसरे चरण की अवधि आपका फाइनेंशियल ईयर 2024-25 से 2028-29 तक है। हर साल वर्ल्ड लायन डे किस तारीख को मनाया जाता है? बताना है आपका विश्व शेर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन आपका 10 अगस्त, दूसरा है आपका 9 अगस्त, तीसरा आपका 11 अगस्त, चौथा आपका 12 अगस्त। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 10 अगस्त। 10 अगस्त को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड लायन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है? तो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद किसे कहा जाता है? नॉमिनल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसे कहा जाता है? नॉमिनल जीडीपी किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका जब जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर किया जाता है। जब जीडीपी का मूल्यांकन विनिमय दर पर किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है जब जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। तीसरा जब जीडीपी का मूल्यांकन स्थिर बाजार मूल्य पर किया जाता है।
डी है आपका इनमें से कोई नहीं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, जब जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद यानी नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, जब जीडीपी का मूल्यांकन मौजूदा बाजार कीमतों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम ग्रेन एटीएम किस स्थान पर खोला गया है। पहला ऑप्शन आपका भुवनेश्वर में, दूसरा आपका पुणे में, तीसरा वाराणसी में, चौथा कानपुर में। यहाँ आपका आंसर बताना है कि 24x7 ग्रेन एटीएम यानी अनाज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मशीन हैज बीन ओपन इन विच प्लेस। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर। राइट आंसर क्या होगा, भुवनेश्वर हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, चर्चित अशोका सीमोंट चंद्रगुप्त रिज कल्पतरु रिज किस महासागर में स्थित है। बताना है, चर्चित अशोका सीमोंट चंद्रगुप्त रिज कल्पतरु रिज किस महासागर में स्थित है। तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर, दूसरा है आपका पहला प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है हिंद महासागर, चौथा है आर्कटिक महासागर। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन यानी कि हिंद महासागर। हिंद महासागर में चर्चित अशोका सीमोंट पर चंद्रगुप्त रिज कल्पतरु रिज महासागर में स्थित है, जो कि डूब गया है, किस महासागर में है। तो आपका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही लेक तुर्काना किस महाद्वीप में स्थित है। लेक तुर्काना आपका बताना है किस महाद्वीप में स्थित है। हाल में चर्चा में रही लेक तुर्काना किस महाद्वीप में स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपका होगा अफ्रीका, दूसरा आपका एशिया, तीसरा आपका उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका में लेक तुर्काना स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में लेक तुर्काना स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, हाल ही में किस मिशन के अंतर्गत मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई। मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल की शुरुआत की गई। तो पहला ऑप्शन आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। दूसरा ऑप्शन आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना शहरी आजीविका मिशन। तीसरा आपका प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, चौथा आपका प्रधानमंत्री मिशन जीवन मिशन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। पहला ऑप्शन आपका साबुनीकरण, पहला ऑप्शन है आपका क्या साबुनीकरण, दूसरा आपका एस्टरीकरण, तीसरा आपका जल अपघटन, चौथा आपका हाइड्रोजनीकरण। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है। तो यहाँ आपका आंसर है एस्टरीकरण कहलाती है। सान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, तो एस्टरीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
किस वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था? बताना है कि किस वंश के शासक मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। पहला ऑप्शन है आपका गुप्त वंश, दूसरा है पाल वंश, तीसरा है आपका चंद्रगुप्त वंश, चौथा है आपका प्रतिहार वंश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किस मुगल शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया? तो आपका आंसर हो जाएगा गुप्त वंश। गुप्त वंश के शासक ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑलराइट, बुद्ध की मृत्यु रक्तातिसार नामक रोग से हुई थी। रक्तातिसार नामक रोग से हुई थी जो चंदू द्वारा सुकरम दव खाने से हुआ। चंदू पेशे से क्या था? पहला ऑप्शन है आपका बढ़ई, दूसरा है धोबी, तीसरा है लोहार, चौथा है आपका चूल्हा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लोहार। लोहार से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सल्तनत कालीन किस सुल्तान ने पहली बार मुस्लिम स्त्रियों को पर्दा में करने के लिए बाध्य किया था? पहला ऑप्शन आपका फिरोज शाह तुगलक, दूसरा आपका बलबन, तीसरा आपका अलाउद्दीन खिलजी, चौथा आपका सिकंदर लोदी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने पहली बार मुस्लिम स्त्रियों को पर्दा प्रथा के लिए बाधित किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किसका जन्म राजपूत मां के गर्भ से नहीं हुआ है? मैंने कि बताना है कि किसकी मां राजपूत मां नहीं थी। पहला है ऑप्शन जहांगीर, दूसरा है खुसरो, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है शाहजहां। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। औरंगजेब आपको किससे उत्पन्न नहीं था? तो राजपूत स्त्रियों के गर्भ से निर्मित नहीं था। बाकी सभी जहांगीर, खुसरो और शाहजहां ये सभी जन्म राजपूत मां के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस बंदरगाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो पहला ऑप्शन आपका हुमायूं। पहला ऑप्शन क्या है? हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है आपका जहांगीर, चौथा आपका औरंगजेब। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। किस बंदरगाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? तो औरंगजेब आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राचीन काल में आदि मानव अपना भरण पोषण आखेट के रूप में करते थे। प्राचीन काल में आदि मानव अपना भरण पोषण आखेट के रूप में करते थे। यहाँ आखेट शब्द का अर्थ क्या है? तो पहला ऑप्शन है पशुपालक, दूसरा है शिकारी, तीसरा है प्रतिनिधि, चौथा है पुरोहित। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा आखेट का मतलब आपका हो गया शिकारी। शिकारी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? पहला ऑप्शन है सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, दूसरा है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा है आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तीसरा है आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और सलवाई की संधि किससे संबंधित है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। सेकेंड नहीं, गलत हो गया आपका। सलवाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। सलवाई की संधि आपका प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? जार मुक्तिदाता के नाम से किसको जाना जाता है? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, दूसरा है जार निकोलस द्वितीय,
तीसरा है सेंट साइमन, चौथा है अलेक्जेंडर द्वितीय। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर द्वितीय। जार मुक्तिदाता के नाम से आपको अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। तो शून्यवाद का जनक किसको माना जाता है, बताना है शून्यवाद का जनक किससे माना जाता है। पहला ऑप्शन होगा जॉर्ज बर्नार्ड शो, दूसरा तुर्गनेव, तीसरा आपका लेनिन, चौथा है प्लेखानोव। यहाँ आपका आंसर दो ऑप्शन हो जाएगा तुर्गनेव। तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। तुर्गनेव को शून्यवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था। पहला ऑप्शन लेनिन, दूसरा है रॉबर्ट ओवेन, तीसरा है लियो टॉल्स्टॉय, चौथा आपका अलेक्जेंडर द्वितीय। तो यहाँ आपका आंसर 1 ऑप्शन यानी कि लेनिन है। 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता आपका लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन है रॉबर्ट ओवेन, दूसरा है जार निकोलस द्वितीय, तीसरा आपका लेनिन, चौथा है आपका लियो टॉल्स्टॉय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जार निकोलस द्वितीय। एक जार एक चर्च और एक रूस का नारा आपका जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका मैक्सिमम गोकरी, दूसरा है स्टालिन, तीसरा है लेनिन, चौथा है अलेक्जेंडर द्वितीय। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दूसरा स्टालिन। स्टालिन को आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। स्टालिन को क्या माना जाता है, तो आधुनिक रूस का निर्माता माना जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तैमूर लंग ने वर्ष 1938 में किस शहर में हमला किया। उस समय उस शहर का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। बताना है कि तैमूर लंग ने वर्ष 1398 ईस्वी में का हमला किया। तो 1398 में किस शहर पर हमला किया, यानी कि कौन सा शहर पर हमला किया। उसमें उस शहर का शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। पहला ऑप्शन है आपका मुंबई, दूसरा है आपका लखनऊ, तीसरा है आपका दिल्ली, चौथा है आपका चेन्नई। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली का शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जब एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। तो उपरोक्त कथन किसका है। बताना है कि उपयुक्त कथन किसने कहा है। क्या कथन है, तो एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। तो उसका कहने वाला है पहला ऑप्शन है मोहम्मद अली, दूसरा है आपका आगा खां, तीसरा आपका जिन्ना, चौथा आपका सलीमुल्लाह। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन आगा खां ने एक स्वतंत्र संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में हुआ था। यह कथन किसने कहा था, तो आपका आंसर हो जाएगा आगा खां ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। बताना है कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका राज्य निर्वाचन आयोग, दूसरा आपका राज्य निर्वाचन अधिकारी, तीसरा आपका राज्य वित्त आयोग, चौथा आपका जिला पंचायत, और पांचवा इनमें से सभी संवैधानिक प्राधिकरण हैं। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन अधिकारी आपका संवैधानिक प्रधान नहीं होता है। राज्य निर्वाचन अधिकारी आपका क्या नहीं होता है, तो संवैधानिक प्रधान नहीं होता है। तो कौन होता है, तो राज्य के मुख्य निर्वाचन आयोग, दूसरा राज्य वित्त आयोग, तीसरा आपका चौथा आपका जिला पंचायत। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसमें पंचायती राज संस्था नहीं है। बताना है किस समूह में पंचायती राज संस्था नहीं है।
पहला ऑप्शन होगा मिजोरम, दूसरा है मेघालय, तीसरा होगा नागालैंड, दूसरा फिर कुट में है असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, तीसरा में होगा असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, चौथा में होगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था नहीं है कौन कौन से राज्य में, तो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में पंचायती राज संस्था नहीं है। पंचायती राज संस्था नहीं है कहाँ का, तो आपका असम, त्रिपुरा, मणिपुर नहीं, आपका आंसर है मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए क्वेश्चन आ रहा है, पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन आपका 63वां, दूसरा है 68वां, तीसरा है 71वां, तीसरा है चौथा आपका 73वां। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन 71वां। पदक तालिका में भारत का स्थान क्या है? तो 71वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? कैबिनेट सचिव किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन आपका टीवी सोमनाथन, दूसरा आर रविंदर, तीसरा आपका CR राव, चौथा आपका मनमोहन सिंह। तो यहाँ आपको बताना है कि कैबिनेट सेक्रेटरी किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा टी सोमनाथ को। टी सोमनाथ को आपका कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री, पद्म भूषण सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है, तो इसका संबंध किस राज्य से है? तो पहला ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा आपका उत्तर प्रदेश, चौथा है बिहार। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका बताइए क्या आंसर होगा? राजस्थान। पद्म भूषण से सम्मानित और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो गया है, इनका संबंध राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च संस्थान कौन है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, दूसरा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, तीसरा है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, चौथा आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF 2024 के अनुसार ओवरऑल कैटेगरी में भारत का सर्वोच्च स्थान अब है, सर्वोच्च स्थान है। तो इसमें TVU आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, TVU आपका हो जाएगा IIT मद्रास, आपका राइट आंसर होगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? अब बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका 10 अगस्त, बी है आपका 11 अगस्त, सी है आपका 13 अगस्त, 3 है आपका 11 अगस्त, 4 है आपका 13 अगस्त। तो बताना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका 10 अगस्त, दूसरा है 11 अगस्त, दूसरा आपका 11 अगस्त, तीसरा आपका 12 अगस्त। तो यहाँ आपका राइट आंसर है 12 अगस्त। 12 अगस्त आपका क्या है? तो राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष दोनों पद को सुशोभित करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष दोनों पद को सुशोभित करने वाले कौन है? तो पहला ऑप्शन है सोमनाथ चटर्जी, दूसरा आपका तेलंगाना, दूसरा आपका GM बालयोगी, तीसरा आपका गुरुदयाल सिंह ढिल्लो, चौथा आपका KS हेगड़े। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन KS हेगड़े आएगा। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं लोकसभा के अध्यक्ष दोनों पद को सुशोभित करते हैं? तो KS हेगड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किसे योगिनीपुर के नाम से जाना जाता था? योगिनीपुर के नाम किसे जाना जाता था? पहला ऑप्शन आपका दिल्ली, दूसरा है आपका भुवनेश्वर, तीसरा है मुंबई, चौथा आपका, तो आपका आंसर बताना है कौन सा आंसर होगा। पहला ऑप्शन आपका होगा दिल्ली। पहला ऑप्शन क्या है? प्राचीन काल में निम्नलिखित में से योगिनीपुरा के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली को योगिनीपुरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई है? इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की स्थापना आपका किस वर्ष की गई? तो पहला ऑप्शन है आपका 1891, दूसरा है 1885, तीसरा है आपका 1887, चौथा आपका 1889। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1891। इंडियन इंडस्ट्रियल एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1891 में की गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1891 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, महमूद अल हसन की अध्यक्षता में अमृतसर में जमायतुल उलेमा ए हिंद की स्थापना कब हुई थी? महमूद अल हसन की अध्यक्षता में अमृतसर में जमायतुल उलेमा ए हिंद की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन आपका 1916, पहला ऑप्शन 1916, दूसरा 1919, तीसरा 1921, चौथा 1926। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी में महमूद अल हसन की अध्यक्षता में अमृतसर में जमायतुल उलेमा ए हिंद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास मानव के अतीत का ज्ञान है, कथन किसका है? इतिहास मानव के अतीत का ज्ञान है, तो कथन किसका है? एल्टन का। पहला ऑप्शन आपका क्या है? एल्टन, दूसरा है कोलिंगवुड, तीसरा है मारू, चौथा है रेनियर। तो आपका आंसर हो जाएगा मारू। इतिहास मानव के अतीत का ज्ञान है, या कथन किसका है? तो मारू का है। मारू क्यों है? मारू कौन है? तो यह फ्रेंच हिस्टोरियन है, फ्रेंच का इतिहासकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इतिहास सभ्य समाज में निवास करने वाले मानवीय अनुभवों की कहानी है, यह कथन किसका है? इतिहास सभ्य समाज में निवास करने वाले मानवीय अनुभवों की कहानी है, यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन होगा रेनियर, दूसरा कोलिंगवुड, तीसरा कार्ट, चौथा है जीपुपुच। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा रेनियर आपका राइट आंसर होगा। इतिहास मध्य सभ्य समाज में निवास करने वाले मानवीय अनुभवों की कहानी है, यह कथन आपका रेनियर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके स्मृति में कराया गया था? तो पहला ऑप्शन है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है आपका बलबन, तीसरा है आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चौथा आपका बख्तियार काकी। तो यहाँ आपका हो जाएगा आंसर चौथा ऑप्शन बख्तियार काकी। बख्तियार काकी के स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स IACC द्वारा पहला IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस राज्य में खेला गया है? तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडो अमेरिकन
चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा पहला IACC MSME सेंटर ऑफ एक्सलेंस आपका कहाँ खोला गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में खोला गया है। गुजरात में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रहा कुर्स्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? कुर्स्क क्षेत्र किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन आपका चीन, दूसरा है आपका रूस, तीसरा आपका कनाडा, चौथा आपका अमेरिका, चौथा कनाडा। तो दूसरा ऑप्शन होगा सही, यानी कि रसिया। रसिया कुर्स्क क्षेत्र देश में स्थित है। कुर्स्क क्षेत्र रसिया के किस क्षेत्र में स्थित है? तो देश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में पहली महिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? किस राज्य में आपका पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका पंजाब, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा हरियाणा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किस राज्य में पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो हरियाणा में आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बलवन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता था। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का है? बलवन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता था। उपयुक्त कथन निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का है? पहला ऑप्शन होगा KA निजामी, दूसरा है हबीबुल्ला, तीसरा बर्नी, चौथा इसामी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा KN निजामी। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा KN निजामी। KA निजामी ने कहा कि बलवन एक उत्तम अभिनेता की भांति दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता था। उपयुक्त कथन आपका KM निजामी का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली राज्य या प्रेसिडेंसी कहाँ थी? पहला ऑप्शन है मद्रास, दूसरा है मछलीपट्टनम, तीसरा आपका सूरत, चौथा आपका हुगली। तो यहाँ बताना है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी आपकी हो जाएगा, कहाँ हो जाएगा? तो मद्रास में हो जाएगा। पहली प्रेसिडेंसी कहाँ है? मद्रास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे हस्तांतरित हुआ था? किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे हस्तांतरित हुआ था? इसका तो आपका ये हो जाएगा अंग्रेजों का। किस वर्ष में अंग्रेजों का पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1668, आपका पहला ऑप्शन आपका 1661, दूसरा आपका 1668, तीसरा आपका 1687, चौथा आपका 1691। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1687। 1687 आपका क्या है? राइट आंसर है। 1687 में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मद्रास का वह कौन सा गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान से मंगलोर की संधि की थी तथा इसी मंगलोर की संधि पर वारेन हेस्टिंग्स ने कहा था कि डैश जैसा आदमी है
डैश कैसा आदमी है जो संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देता है? पहला ऑप्शन आपका लॉर्ड हैरिस, दूसरा लॉर्ड हैमिल्टन, तीसरा आपका लॉर्ड स्टीफेंसन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन है लॉर्ड मकार्टनी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मकार्टनी। निम्नलिखित मद्रास का वह कौन गवर्नर था? मद्रास का वह गवर्नर कौन था? तो लॉर्ड मकार्टनी था, जिसने टीपू सुल्तान से मंगलोर की संधि की थी तथा इसी मंगलोर की संधि पर वार्न हेस्टिंग्स ने कहा था कि कैसा आदमी है जो संधि के बावजूद भी कर्नाटक को खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चर्चा में रहा हिंडनबर्ग रिसर्च किस देश से संबंधित है? हिंडनबर्ग का रिसर्च का जो मुख्यालय वह किस देश में या किस देश से संबंधित है? तो यहाँ पहला ऑप्शन होगा यूएसए, दूसरा होगा यूके, तीसरा होगा सिंगापुर, चौथा आपका नॉर्वे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हिंडनबर्ग आपका कहाँ से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है आपका यूएसए से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से की गई थी? भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत कब से की गई? तो आंसर आपका हो जाएगा 1850 एडी। 1850 से स्टार्ट हुआ था। से आपका स्टार्ट हुआ था। भारत में वार्षिक बजट तैयार करने और उसे विधायिका के समक्ष रखने की प्रणाली की शुरुआत 1850 से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मालावा टेनेंसी एक्ट कब आया था? मालावा टेनेंसी एक्ट कब आया था? पहला ऑप्शन है 1879, दूसरा है 1885, तीसरा आपका 1929, चौथा आपका 1949। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 1929। मलावा टेनेंसी एक्ट कब आया था? 1929 में आया था। मलावा टेनेंसी एक्ट 1929 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन सा था? भारत में आधुनिक पद्धति पर आधारित पहला प्रमुख ट्रेड यूनियन कौन था? पहला ऑप्शन आपका बम्बई लेबर यूनियन, दूसरा आपका मद्रास लेबर यूनियन, तीसरा आपका कोलकाता लेबर यूनियन, चौथा आपका अहमदाबाद लेबर यूनियन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा मद्रास लेबर यूनियन। मद्रास लेबर यूनियन आधुनिक पद्धति पर आधारित मद्रास लेबर यूनियन आधुनिक पद्धति पर आधारित भारत का पहला ट्रेड यूनियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं था? कौन सा लड़ाई प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं था? पहला ऑप्शन है मुदकी का युद्ध, दूसरा है चिलियांवाला युद्ध, तीसरा आपका अलीवाल का युद्ध, चौथा है सबराव का युद्ध। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा चिलियांवाला का युद्ध। चिलियांवाला का युद्ध आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है। तो चिलियांवाला का युद्ध आपका प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से संबंधित नहीं है। तो कौन कौन संबंधित है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध से? तो मुदकी का युद्ध, तीसरा आपका अलीवाल का युद्ध, चौथा डी है आपका सबराव का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की 2 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की 2 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो पहला सुल्तानगंज, दूसरा है मथुरा, तीसरा है सारनाथ, चौथा है बोधगया। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा पहला आपका सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में निर्मित बुद्ध की 2 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? तो सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। सुल्तानगंज कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है। राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख निम्नलिखित में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो पहला ऑप्शन है आपका अनुच्छेद 163, दूसरा अनुच्छेद 164, तीसरा आपका अनुच्छेद 166, चौथा आपका अनुच्छेद 167। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 167।
राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय है? कौन सा बताना होगा राज्य सूची का विषय है? पहला आपका पशुधन का परिरक्षण, जीव जंतुओं के रोगों का निवारण, दूसरा आपका पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, तीसरा है आपका वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, चौथा आपका इनमें से सभी। यहाँ आपका राइट आंसर कौन सी हो जाएगा? कौन सा राज्य सूची का विषय है? तो पशुधन का परिरक्षण, जीव जंतुओं के रोगों का निवारण आदि आपका राज्य सूची का विषय है। बाकी दोनों आपका समवर्ती सूची का विषय है। बाकी दोनों कौन कौन है? पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण और वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण, ये आपका कहाँ से संबंधित है? तो समवर्ती सूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसने कहा है? चंद्रगुप्त द्वितीय को मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसने कहा है? तो पहला ऑप्शन आपका हेमचंद्र राय चौधरी, दूसरा केपी जायसवाल, तीसरा आपका स्मिथ, चौथा आपका रोमिला थापर। यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हेमचंद्र राय चौधरी। हेमचंद्र राय चौधरी ने चंद्रगुप्त द्वितीय को मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा है। हेमचंद्र राय चौधरी ने चंद्रगुप्त द्वितीय को मगध साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेरी खून की प्रत्येक बूंद भारत के प्रत्येक घर में आजादी के बीज बोएंगे, यह कथन किस क्रांतिकारी ने फांसी पर झूलते समय कहा है? पहला ऑप्शन का प्रफुल्ल चाकी, दूसरा भगत सिंह, तीसरा आपका गोपी मोहन साहा, चौथा खुदीराम बोस। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपी मोहन साहा। मेरी खून की प्रत्येक बूंद भारत के प्रत्येक घर में आजादी के बीज बोएंगे, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? तो आपका गोपी मोहन साहा का है। गोपी मोहन साहा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है 95% एथिल अल्कोहल संशोधित स्पीड होता है। 95% एथिल अल्कोहल संशोधित स्पीड होता है। दूसरा ऑप्शन आपका 100% एथिल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल होता है। तीसरा आपका फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय घोल फॉर्मेलिन होता है। चौथा जल में एसिटिक अम्ल का 95% विलयन सिरका होता है। डी है पांचवा आपका सभी कथन सत्य है। यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आपका ऑप्शन आपका चौथा गलत है, मतलब कि एसिटिक अम्ल में जल में एसिटिक अम्ल का 95% विलयन सिरका होता है, ये गलत है। डी तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? आपका यहाँ आंसर हो जाएगा जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन, यहाँ 5% होगा। जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन आपका सिरका होता है। नेक्स्ट तो देखिए लेते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मल्डिहाइड का 40% जलीय घोल क्या होता है? फॉर्मेलिन होता है। दूसरा है 100% एथिल अल्कोहल परिशुद्ध अल्कोहल होता है। पहला आपका 95% एथिल अल्कोहल संशोधित स्पीड होता है। ये दो सही है, एक गलत है, तीन सही है, एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र सरकार की किस योजना मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? केंद्र सरकार की किस योजना के तहत मॉडल सौर गांव विकसित किए जाएंगे? तो पहला पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, दूसरा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, तीसरा आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, चौथा आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो यहाँ आपका राइट आंसर होगा पीएम सूर्य घर योजना मुफ्त बिजली योजना हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और अधिक से अधिक वीडियो बनाएं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करें। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट अवश्य करें ताकि आपको पता चले कि हमें पता चले क्या कमियां रह गई हैं। हम फिर से दोबारा एक कमियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। एक वॉइस का इशू है,
लेकिन हम इसे जल्द ही दूर कर पाएंगे क्योंकि हमने माइक का ऑर्डर दिया है। चलिए आज के नमस्कार, शुभ रात्रि, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।